रोहित है। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि जिसके माध्यम से हम लोग पीपीएससी के जो एग्ज़ाम्स में हम लोग मार्क्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, पहले तो कुछ हम लोग डिस्क्लेमर और कुछ बात रखना चाहते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हम कैसे मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। तो जो एग्जाम्पल हमारा लिया जाएगा वो 66th बीपीएससी जो हुआ है उसके कुछ प्रश्न पत्र को लेंगे और वहाँ से हम अपने जो लॉजिक हैं, जो ट्रिक्स हैं, उसको सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंट में 66 बीपीएससी ही हुआ है। दूसरा ये है कि हम ये एजम्पशन मान के चलेंगे कि बिहार के बारे में आपको बहुत आइडिया नहीं है। मतलब बहुत लोग हैं जो बाहर के भी लोग एग्जाम्स देते हैं, जैसे यूपी के हैं, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के बहुत लोग देते हैं। इस बार तो 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि यू डोंट हैव मच आइडिया अबाउट बिहार, आपके पास मच आइडिया बिहार का नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि कॉमन सेंस से हम कैसे क्वेश्चंस को बना सकते थे 66 बीपीएससी में, और उस ट्रिक्स को, वो जो टूल्स हैं, उस टूल्स को कैसे हम 67 बीपीएससी में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एक डिस्क्लेमर ये है कि जो हम ट्रिक्स और टेक्निक बता रहे हैं जरूरी नहीं है कि ये हमेशा वर्क करे। ये जो टूल्स और टेक्निक रहेगा ये बहुत बार फेल भी कर सकता है, पर ये मैं बता सकता हूं कि 90% चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है उसमें ये चीज़ आप यूजफुल पाएंगे। बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जब आपको हिट करना है सारे क्वेश्चंस को, तो आप इन ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इफेक्टिव लगा तो। एक सजेशन ये रहेगा कि इन टेक्निक्स को आप जो मॉक टेस्ट होता है वहाँ पे एक बार इस्तेमाल करके देख लें और फिर उसको फाइनल एग्जाम में आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल किया जा सकता है जनरल में, आप जो बहुत कॉमन टेक्निक्स हैं, जैसे ऑड वन आउट का एक फार्मूला है। आप कैसे ऑड वन आउट ऑप्शन में चूज करेंगे और सही आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं। दूसरा 50-50 रूल है। 50-50 रूल में है कि अगर 4 ऑप्शंस में आप 2 ऑप्शंस को हटा देते हैं तो आपके पास और 2 ऑप्शंस बचेंगे। अब कुछ लोग इसमें बोलेंगे कि भाई बिहार में तो ई ऑप्शन होता है, ऐसे लेकर 6 ऑप्शन हो जाता है। उस पर हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, एक जनरल बात कर रहे हैं और ई को बाद में क्लब कर लेंगे। अगर आप 50-50 तक पहुंच जाते हैं तब आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द राइट आंसर करेक्ट जो है वो 50% हो जाती है, एंड दिस इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी। तीसरा है कि कुछ क्वेश्चंस इनडायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, आपको कुछ और पूछना है, इनडायरेक्ट वे में पूछ लिया जाता है, उसका उदाहरण के साथ आपको बता देंगे। और कुछ क्वेश्चन एकदम क्लियर कॉमन सेंस का है, आप वहाँ से कैसे हिट कर सकते हैं ये भी बताएंगे। पर प्रॉब्लम क्या है कि कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन दिस डेज, तो इसको हम लोग देखें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, है ना। जैसे ऑड वन आउट क्या है ये आप देखो। जैसे 66वीं में क्वेश्चन आया है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग एंड इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम। लेट अस एज्यूम कि मुझे क्वाड के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं मानता हूं कि मुझे क्वाड के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, पर आप देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में कौन मेंबर नहीं है। अब ऑप्शंस को ध्यान से तुम देखो। अगर आप ध्यान से ऑप्शंस को देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि एक तो इंडिया है, दूसरा जापान है, तीसरा चाइना है और चौथा ऑस्ट्रेलिया है। अगर इसमें ऑड ऑप्शंस आपको क्या दिख रहा है? भारत का तो बहुत अच्छा रिलेशन है जापान से, भारत का अच्छा रिलेशन है ऑस्ट्रेलिया से, पर भारत का रिलेशन चाइना के साथ कैसा है? अगर आप थोड़ा सा भी अखबार वगैरह पढ़ते होंगे तो आप ये पाएंगे कि इंडिया इज नॉट हैविंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद चाइना। तो विच ऑप्शन इज एन ऑड वन आउट? आप देखिए कि इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया सबके साथ भारत का फ्रेंडली रिलेशन है, बट व्हाट अबाउट द चाइना? इंडिया इज नॉट हैविंग अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द चाइना। सो द ऑड वन आउट, बिना मुझे अगर हिट करना है, अगर ऑड वन आउट ले तो मैं चाइना को हिट करता हूं। अब आप देखो, क्वेड के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, बट आई हैव अराइव्ड एट द राइट आंसर। मैं राइट आंसर पे पहुंच चुका हूं। अब क्वेड क्या है उसके बारे में आप बाद में पढ़ लीजिएगा। मैं राइट आंसर पे पहुंच चुका हूं क्योंकि मुझे 3 सिमिलर ऑप्शन दिखते हैं, चौथा ए सिमिलर ऑप्शन दिखता है, हम यहां से राइट आंसर पे पहुंच जाते हैं। ऑड वन आउट का एक और एग्जांपल लेता हूं 66 बीपीएससी से, और 65th वगैरह में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पर कुछ टाइम के कॉन्स्टेंट्स हैं। जैसे देखो
मुझे नहीं पता है कि, मानते हैं कि मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और मुझे नहीं पता है कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन है। लेट अस अज्यूम हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार। अब ध्यान से तुम देखो, इसमें राबड़ी देवी के बारे में तो सबको पता है, तो राबड़ी देवी तो हो नहीं सकती हैं। वो पहली हाल 90s वगैरह का इंसिडेंस, आप हम लोग सब 90 बॉर्न वगैरह हैं, तो हमें पता है कि राबड़ी देवी तो हो नहीं सकती हैं भाई। नीतीश कुमार प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं, पहला चीफ मिनिस्टर पूछ रहा है, तो नीतीश कुमार तो हो ही नहीं सकते। तीसरा तुम देखो सत्यपाल मलिक, अगर जो आदमी थोड़ा बहुत भी अखबार पढ़ा हो और अगर इतना भी वो कॉमन सेंस लगा दे कि भाई मलिक जो टाइटल है बिहार में तो यूज होता नहीं है, बिहार में मलिक टाइटल नहीं यूज होता है। उस समय अगर थोड़ा बहुत अखबार पढ़ा हो तो उस समय सत्यपाल मलिक बिहार के गवर्नर थे, बाद में इनका गवर्नर ये बनते हैं जम्मू एंड कश्मीर के, फिर गोवा बनते हैं और अभी मेघालय में है, और अभी जाट वाले इश्यूज पर वो बोले हैं तो न्यूज़ में भी हैं। तुम टाइटल से पता कर सकते हो कि भाई सत्यपाल मलिक, मलिक टाइटल तो बिहार में होता ही नहीं है, तो पहला चीफ मिनिस्टर क्यों बनेंगे। और यूजुअली आप ऐसा देखते हैं कि बिहार में वहाँ के लोकल ही लोग चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो विदाउट नोइंग द राइट आंसर आई हैव रिच द राइट आंसर, दैट इज श्री कृष्ण सिंह। कुछ लोग ई ऑप्शन के बारे में बोलेगा, मैं ई ऑप्शन के बारे में क्लियर करना चाहता हूँ। ई ऑप्शन तभी मारा करो भाई, आप जब तभी मारा करिए जब आप एकदम श्योर शॉट हों, आपको पता है कि ये दोनों ऑप्शन सही है, या मुझे पता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन गलत है, तब ई ऑप्शन जाइए। ऐसा मैं नहीं बोलता हूं कि ई ऑप्शन नहीं होता है, पर ई ऑप्शन बनाने का बीपीएससी का मकसद को आपको समझना होगा। बीपीएससी ने ई ऑप्शन को इसलिए बनाया है ताकि बीपीएससी अगर कुछ क्वेश्चन गलत हो जाए तो अपना ई ऑप्शन उसका आंसर देकर निकल जाए और कोर्ट मुकदमा से बच सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आंसर नहीं होता है, क्वेश्चंस हैं 66 बीपीएससी में। जैसे महाजनपद के समय कैपिटल क्या था, उसका आंसर ई है, राजगीर और गिरिव्रज, जो जरासंध ने बनाया था। तो ई ऑप्शंस होते हैं, पर अगर आपको नहीं पता है और आपको हिट करना है तो मेरा सलाह ये रहेगा कि डोंट गो फॉर द ई ऑप्शन, और वहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। इसमें बहुत कॉमन सेंस है कि मलिक टाइटल यूज ही नहीं होता बिहार में, तो नहीं होगा। नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी उस समय थी, 90s के समय में है, तो यू हैव रीच टू द राइट आंसर, आगरा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने 2 उदाहरण देके अपने लॉजिक को सब्सटेंशिएट किया है, और मैं आपको बताया हूं कि ऑड वन आउट के थ्रू आप कैसे निकल सकते हैं। देखिए, एक और है 50-50 रूल। अब ऐसा नहीं है कि भाई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप ये सोचते कि भाई जब नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो ABCD कुछ भी मार्क निकल गया, ऐसे आपका कभी प्रीलिम्स नहीं होगा। आपको यू विल हैव टू रिड्यूस द ऑप्शंस, आपको ऑप्शंस को रिड्यूस करना होगा और फिर गेस लेना होगा। आप अगर 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं तो आपकी सही करने की प्रोबेबिलिटी 50% हो जाती है। इट इज इमटेरियल वेदर इट इज हैविंग अ नेगेटिव मार्किंग और नो नॉट। अब जैसे आप देखिए, ये क्वेश्चन है कि ऑन द ओकेजन ऑफ द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट हु गेव द मंत्रा फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। मैं भी इस एग्जाम में बैठा था। अब देखिए, मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है, किसको क्या पता है, पर आप एक लॉजिक को देखिए। मैं नीचे से चलता हूं। जैसे है कि योग गुरु बाबा रामदेव हो सकता है क्या, मुझे तो पता ही नहीं इसमें कौन हो सकता है, पर मैं ऑप्शंस को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूं। अब जैसे देखिए, योग गुरु बाबा रामदेव, भाई अगर यहां पे फिटनेस की बात हो रही है, योग बाबा रामदेव को योगा वाले इंसिडेंट्स में, इवेंट्स में बुला सकता है और बना सकता है कि भाई आप उसका मुख्य अतिथि बनिए। योगा और वहाँ पे फिट इंडिया मूवमेंट की बात हो रही है, तो फिट इंडिया एक ब्रॉडर टर्म है, योगा फिटनेस का एक पार्ट है, फिटनेस में बहुत चीज़ें आ जाती हैं, तो क्यों केवल योग गुरु बाबा रामदेव को बुलाएगा। बुलाना होगा तो योगा इवेंट में बुलाएगा, तो मैं इस ऑप्शन को हटा दिया एग्जाम में। दूसरा देखिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हो सकता है, हेल्थ मिनिस्टर को बुलाया होगा, फिटनेस के लिए मामला होगा उसमें बुलाया होगा। तीसरा, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी को क्यों बुलाएगा, होम मिनिस्टर को फिटनेस से क्यों बुलाएगा। अब आप देखिए, आप जब 2 ऑप्शन को रिड्यूस करते हैं, ई ऑप्शन को मत मारो, मेरा यही सलाह है, आप ई ऑप्शन को मत मारिए अगर आपको गेस लेना है तो। अब ई ऑप्शन तभी मारना है जब आपको पूरा पता हो। अब देखिए, व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिड्यूस्ड द ऑप्शन थ्रू द कॉमन सेंस, जिसमें 50-50 आ गया। अब मेरा सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% होगी। अब मैं क्या सोचा, भाई फिटनेस की डोज कह रहा है कि ऑन द ओकेजन ऑफ द फर्स्ट एनिवर्सरी, मतलब पहली एनिवर्सरी मनाने की बात हो रही है। भाई जब पहली बार लॉन्च किए होंगे तो हो सकता है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को बुलाए होंगे, पर आप एनिवर्सरी मना रहे हैं तो आप चाहेंगे कि कोई बहुत बड़ा आदमी आए। जब दोनों में मुझे हिट करना है, हर्षवर्धन और नरेंद्र मोदी में, तो मैंने हिट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसमें प्रॉब्लम क्या है।
जब 50-50 पे मारना ही तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन की जगह और हमने प्राइम मिनिस्टर को मारा क्योंकि आप एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो इस तरह का लॉजिक को आप प्रयोग कर सकते हैं और दिस इज द राइट आंसर। इसको आप कहते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। आप अंधाधुंध तुक्का मत मारिए, आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस को प्रयोग करके आप सही आंसर तक पहुंचने की कोशिश करिए। एक और उदाहरण के साथ सब्सटेंशिएट करता हूं। जैसे देखिए क्वेश्चन है, द रेडिएशन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द मसल एक आर। मानते हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है प्रकार, तो मुझे कुछ भी जब पता नहीं है तो मैं अब इसको क्या करता हूं। अब देखिए कुछ भी नहीं पता है, अगर मसल दर्द के लिए अगर हमको खत्म करना है, ये कुछ गलत है, ये हिंदी वर्जन है इसका, तो आप इसमें देखिए एक्सरे का प्रयोग मसल एक को ठीक करने में होगा। एक्सरे रेज तो कितने हार्मफुल होते हैं, एक्सरे रेज को अगर ज़्यादा देर तक दे दिया जाए तो वो डेंजरस हैं, वो टिश्यू को मार देंगे। तो ऐसा चीज़ को आप क्यों प्रयोग करेंगे मसल एक को ठीक करने के लिए? वो ज़्यादा देर तक एक्सरे रहेगा तो आपका आंख को डैमेज कर सकता है, मसल को डैमेज कर सकता है, उसको फाइबर को डैमेज कर सकता है। एक्सरे को हमने काट दिया एग्जाम में। दूसरा है अल्ट्रावायलेट रेज। भाई अल्ट्रावायलेट रेज तो कैंसर काउजिंग एजेंट है, ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज से के लिए बना हुआ है, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अल्ट्रावायलेट रेज को यूज करेंगे मसल एक को ठीक करने के लिए, डज नॉट मेक सेंस। इसको भी हमने काट दिया। जब मैंने दो ऑप्शंस को काटा तो अब मेरे पास इंफ्रारेड और माइक्रोवेव बचता है। तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव नैरोड डाउन द ऑप्शंस। हमने नैरो डाउन कर दिया है ऑप्शंस को। अब मुझे 50-50 हो गया और मुझे सही करने का प्रोबेबिलिटी 50% हो गया। तो मैं अंधाधुंध तुक्का मारने के बजाय अपने आप को नैरो डाउन ऑप्शन पे तुक्का मार रहा हूँ। इंफ्रारेड और माइक्रोवेव बचता है। तो यार माइक्रोवेव तो कुकिंग वगैरह के लिए यूज होता है, तो इंफ्रारेड अगर तुम देखो ना तो ज़्यादा सेंस बनाता है और हमने इंफ्रारेड को हिट किया एंड दिस इज द राइट आंसर। देखिए इनका एक्सप्लेनेशन आप देख लें, मैं बता रहा हूं कि कैसे इन टूल्स को आप यूज करेंगे। अंधाधुंध तुक्का मत मारो। जैसे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वहां पे आप कैसे दिमाग लगाओ। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज। अब लोगों को पता ही नहीं चला कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या वेलोसिटी होगी। अगर आप इनडायरेक्ट रूप से वो क्या पूछना आपसे चाह रहा है, अगर तुम देखो, अगर आप सब ध्यान से इसको देखें तो लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, व्हाट इज अ लाइट? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। तो एक तरह से इनडायरेक्ट वो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट। क्या मैं इसको एज्यूम कर सकता हूं? क्या वो पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट? द स्पीड ऑफ द लाइट इज अराउंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आई हैव रीच्ड टू द राइट आंसर। इनडायरेक्ट रूप से आपसे पूछ लिया वो कि लाइट का स्पीड बता लो। डायरेक्ट पूछने में उसको शर्म लग रहा होगा कि भाई इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछ ले, तो इनडायरेक्ट रूप से पूछ लिया तो आपको ऐसे मार देना। एक और उदाहरण देखो, 66 बीपीएससी में ही आप देख लो। क्वेश्चन है, Who represented India's perspective in the 5th BRICS Culture Minister meeting held through a video conference in सितंबर 2020? ये क्या पूछ रहा है कि जब कल्चर मिनिस्टर की मीटिंग है तो मतलब देश का कल्चर मिनिस्टर ही वहां पे होंगे। मतलब कल्चर मिनिस्टर के बारे में पूछ रहा है कि आपको पता है क्या कि देश के कल्चर मिनिस्टर कौन है, यही तो पूछ रहा है। रविशंकर प्रसाद उस समय कानून मंत्री थे, मेथी के भी मिनिस्टर थे, तो हो ही नहीं सकता। नितिन गडकरी आपको पता है कि रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं, हो ही नहीं सकता। रमेश पोखरियाल निशंक उस समय एचआरडी मिनिस्टर थे, अभी इनको हटा दिया गया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी मिनिस्ट्री अभी जो हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। तो भाई देखो हमने एलिमिनेट कर दिया ना 3 ऑप्शंस। ये हमको जाना ही नहीं है। यू हैव रीच्ड टू द राइट आंसर, प्रहलाद सिंह पटेल। इसमें क्या है, ये सब कॉमन सेंस के क्वेश्चन है और लोग इसको गलत करते हैं। ये सब देखो आप लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। इफ यू विल गो रॉन्ग विद द लो हैंगिंग फ्रूट इट विल कॉस्ट यू। आप देखिए कॉमन सेंस से आप आंसर निकाल दे रहे हैं। और देखिए और कॉमन सेंस का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इंटेंसिटी। आप अगर बचपन में पढ़ते आए होंगे तो आपको बहुत बार पता चला होगा कि लोग बोलता है कि सूर्य से अर्थ की दूरी, मानते हैं ये अर्थ है और सन है, सूर्य से जो प्रकाश पहुंचने के लिए कितना समय लगता है, तो मानते हैं, बोलता है लोग 1 लाइट ईयर। तो ये कॉमन सेंस नहीं बता, जब इतना टाइम लग रहा है, ये आपको क्या, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ व्हाट? टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, काट दो, इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो ये सब कॉमन सेंस की क्वेश्चन है। और आप कॉमन सेंस का क्वेश्चन देखो, जैसे पूछ रहा वेयर वाज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन इन द बिहार हेल्ड। मानते कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं मध्य प्रदेश का आदमी रहने वाला हूं और मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये क्या होने वाला है इसका आंसर। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया और पटना।
भाई अगर पहला सेशन ऑफ द कांग्रेस अगर हो रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पूरे राष्ट्र स्तर पे है, अगर उसको पहला सेशन ऑफ द कांग्रेस करना होगा, वो भी बिहार में कर रहा होगा, तो वो ऑब्वियस है कि उस समय क्या कैपिटल को चूज किया होगा, वहां पे बाहर के जितने डेलीगेट्स हैं उनको ले जाना आसान रहा होगा। आप लॉजिक तो देखो, दरभंगा कैसे ले जाएगा, मुजफ्फरपुर कैसे ले जाएगा, गया पहला सेशन में कैसे ले जाएगा। तो अगर मुझे कुछ भी नहीं पता और मुझे हिट करना है तो मैं पटना हिट कर दूंगा कि वहां पे कैपिटल है, डेलीगेट्स को ले जाना आसान रहा होगा, तो पटना में करेगा। जबकि सच्चाई ये है कि 1912 में आईएनसी का पहली बैठक बांकीपुर में होती है। फिर इज बांकीपुर, बांकीपुर इज इन पटना। और ये जो सेशन है ये 27वां सेशन होता है, 27वां सेशन है। और इसका जो अध्यक्षता करते हैं उसका नाम है रघुनाथ मुधोलकर। ये अमरावती के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र। तो आईएनसी की जो बैठक होती थी उसकी खासियत ये होती थी ना कि आप जहाँ के हैं, अगर बिहार में बैठक हो रही तो बिहार के लोग उसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे, बाहर के लोग अध्यक्षता करेंगे। और यूजुअली कांग्रेस की बैठक होती थी 26 से 30 दिसंबर हर साल के अंत में होती थी। ठीक है, तो अब आप देखो बांकीपुर पटना में मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने कॉमन सेंस लगाया कि भाई अगर पहला अगर उसका सेशन हो रहा होगा तो कैपिटल में कर रहा होगा, क्योंकि लोगों को आने जाने में सहूलियत हो रही होगी। आप देखो कि 10 साल बाद 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक होती है गया में। गया सेकंड बेस्ट सिटी ऑफ सेकंड बेस्ट सिटी ऑफ बिहार है, गया में होती है। और ये 37वां सेशन होता है, 37वां सेशन है। अध्यक्षता कौन करेंगे? चितरंजन दास। गया में कहाँ पे होता है? गया में एक गांव है उसका नाम है तेनई, तो वहाँ पे इसकी बैठक होती है। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना डिटेल मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं उत्तर प्रदेश का लड़का हूँ, मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ा था, पर कॉमन सेंस लगा के मैंने मार दिया कि भाई इसका पटना होगा, क्योंकि वहाँ पे सहूलियत हुआ होगा, व्यवस्था करने में भी सहूलियत हुआ होगा। और पहला सेशन है तो पहला सेशन गया में नहीं करेगा वो, क्योंकि वो सेकंड टू टीयर सिटी है ना उसके बाद, तो पहला सेशन वो पटना में कर देगा। आई होप आई मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर। और उदाहरण देखो यार, ऐसे बहुत उदाहरण है जिसको तुम, अनगिनत उदाहरण है जिसमें आप 25 से 30 क्वेश्चन आप कॉमन सेंस के थ्रू एलिमिनेट करके आप मार सकते हैं और पीटी को निकाल सकते हैं। बहुत लोग का क्या नंबर रहा होगा? 90 से 100 बहुत लोगों का नंबर है, पर कट ऑफ 107 108 गया है। ये जो 10 नंबर है ना, आप ये कॉमन सेंस से ही बूस्ट कर सकते हो। कितना भी पढ़ लो पर कॉमन सेंस आप लगाओगे ना, ट्रिक्स के साथ आप बूस्ट कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, फराडे कांस्टेंट क्या है? मुझे कुछ नहीं पता कि फराडे कांस्टेंट क्या है। मैं इंजीनियर हूं तो भले मुझे पता है कि फराडे कांस्टेंट होता है 96/500, पर मानता हूं कि मुझे नहीं पता। जैसे देखो, फराडे कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है मान लेते हैं। डिपेंड्स ऑन द करंट पास्ट, डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इन विच इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व्ड, इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। मुझे ई तो मारना ही नहीं है, मुझे जब तुक्का मारना है और मुझे नहीं पता है तो हम ई हटा दिए, हम ई मारेंगे ही नहीं। अब देखो भाई, इट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, फराडे कांस्टेंट की बात हो रही है। तो बहुत, अगर पता हो, बहुत ऐसे कांस्टेंट हैं जो यूनिवर्सल कांस्टेंट हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखें तो ग्रेविटेशनल जो जी हम लोग यूज करते हैं वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट तो है ना। और जैसे स्पीड ऑफ द लाइट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसको आप यूज कर रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो भाई जब यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो क्यों डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोलाइट पर? जो चीज जितना इलेक्ट्रोलाइट पर भी डिपेंड करेगा, उसके अमाउंट पर डिपेंड करेगा, करंट पर डिपेंड करेगा, उसके वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, वो कांस्टेंट कैसे होगा यार? तो अगर मुझे हिट करना है और मुझे कुछ भी नहीं पता है तो मैं यूनिवर्सल कांस्टेंट के साथ क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं और मुझे हिट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल दिस आई विल गो विद दिस डी, कॉमन सेंस के साथ जाएंगे, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तो कहने का मतलब है ऐसे अनगिनत प्रश्न है जिसको आप कर सकते हैं। और भी उदाहरण लेकर मैं आपको आऊंगा। तो जैसे देखो, पढ़ के तुम 90 से अगर 100 के बीच में ला रहे हो ना भाई, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि इन चीज़ों को आप अपने मॉक टेस्ट में यूज़ करिए, और मॉक टेस्ट में यूज़ करके आप इसको बढ़ाकर 110 प्लस ले जा सकते हैं। नहीं तो आज के समय में प्रीलिम्स जो है ना बहुत ही डाइसी हो गया, इट हैज़ बिकम अ वेरी डाइसी। आप बहुत लोग हैं जो मेंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं पर प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है। तो इस तरह से कुछ टेक्निक्स को आप यूज़ करें और राइट आंसर तक पहुंचने के लिए इस पर होन करना होगा। आप जो मॉक टेस्ट वगैरह है ना उस पर आप होन करिए। नहीं भी पता है तो ABCD कुछ भी मारने से अच्छा इन टेक्निक्स को आप यूज़ करिए और गेट द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।